एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पेपर फर्स्ट का सिलेबस, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेपर सेकंड का सिलेबस, जिसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स का आता है 75 का। और उसमें आपको पासिंग मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए, कितने चाहिए, 27 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। आता कितने नंबर का है, 75 का। और आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपका पेपर है। जैसा कि हर पेपर के अंदर आपको मैंने बताया कितनी यूनिट होती है आपकी, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट आपकी हर पेपर के अंदर होती है। अभी स्टार्ट करते हैं आपकी कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी इजी यूनिट है, कौन सी हार्ड यूनिट है, कौन सी यूनिट को कवर करेंगे तो पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं, और कौन सी यूनिट पूरी करनी ज़रूरी है, कौन सी हाफ कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में आपके साथ पूरा मैं डिस्कस करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट दे रखी है मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपके ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये सेकंड पोर्शन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बायोलॉजी इन थर्ड, ये आपका थर्ड पोर्शन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने हर वीडियो में मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप या तो ऊपर के 2 पोर्शन करो या आप नीचे के 2 पोर्शन करो। हर वीडियो में मैं आपके साथ यही आपको बोल रही हूँ। अगर इस पेपर की बात की जाए तो ये पेपर भी आपका इजी पेपर है। इस पेपर में ये आप क्या कर सकते हो, कई यूनिट होती हैं। जैसे कि सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में मैं आपको बताऊंगी आप कौन सा पोर्शन छोड़ सकते हो, कौन सा पोर्शन कर सकते हो। लेकिन जो यूनिट फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है, आपकी पढ़ी हुई होगी। तो आप ये क्या करना, आप यूनिट फर्स्ट को अच्छे से कवर करके जाना। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको दे रखा है, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन दे रखा है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स मैकेनिज्म दे रखी है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको ज़्यादा मतलब कि बोल रखा है कि इसको आप पढ़ो। केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो इनफ रहता है। जैसे कि नाइट्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको हेल्प करता है, तो वो एंजाइम दे रखा है, नाइट्रोजिनेज दे रखा है। अच्छा सॉरी, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको आगे दे रखा है, सॉरी केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको आगे दे रखा है। तो ये वाला जो पोर्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर बात करें तो बल्क और ट्रेस मेटल विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सोडियम पोटेशियम पंप। जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ होगा। बहुत ज़्यादा इजी आपका ये है। सोडियम पोटेशियम पंप कुछ भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और कुछ भी नहीं है, ये आपका पड़ा हुआ होता है। और यहाँ से देखो, जैसे कि ये है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डाई ऑक्सीजन, हीम प्रोटीन ऑक्सीजन अपटेक है, स्ट्रक्चर फंक्शन है, हीमोग्लोबिन की है, मायोग्लोबिन की है, हीमोसाइनिन की है और हीमिरिथ्रिन की है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन तो सबने पढ़ा हुआ है। हीमसाइनिन और हीमिरिथ्रिन शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, शायद या तो आ गया होगा पीछे की क्लासेस के अंदर। लेकिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, जहाँ तक मुझे याद है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन तो आ चुका है। इसमें दे रखा है मॉडल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और कॉपर। इस पर आपको कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको ये मॉडल सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाए। या तो आपको हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन आपको यहाँ से पूछेंगे, हीमसाइनिन के बारे में पूछ लिया या हीमिरिथ्रिन के बारे में पूछ लिया, यहीं से आपको पूछा जाएगा। हीम प्रोटीन और ऑक्सीजन अपटेक है, ये भी आपके बहुत ही रेयर चांसेज है। अगर थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड पोर्शन के अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम तो आपका ये साइटोक्रोम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो ये यूनिट ये मानो कि ये बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। एक तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट है। एक ज़्यादा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमसाइनिन और हीमिरिथ्रिन इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, साइटोक्रोम इंपॉर्टेंट है। इतने अगर आप अच्छे से कर जाओगे, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, तो आपको ये बताना है। तो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट आपके साथ शेयर कर दी है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा पोर्शन आपको कवर करके जाना है। अब बात करें जैसे कि यूनिट सेकंड तो दिखने से इतनी हार्ड लग रही है, लेकिन यूनिट सेकंड के अंदर अगर बात की जाए, जैसे कि बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंजाइम्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम दे रखी हैं। अब इसमें 4 पोर्शन दे रखे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर आप एक बार डिलीट कर देते हो इसे, मतलब सपोज दैट ये आपके सिलेबस में नहीं है, मान लिया ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आप करके जाओगे तो आपकी यूनिट सेकंड है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है
और एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, तो क्यों ना ये वाले पोर्शन है ये अच्छे से कवर करके जाए, तो हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से ईजी हो जाएगा। अगर इसमें बात की जाए जैसे कि बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें इंट्रोडक्शन है, तो ये इंट्रोडक्शन है, ये किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता, लेकिन वही है अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो बस उसी के लिए आपको ये इंट्रो दे रखा है। बाकी ये आपको इंट्रो कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और मॉलिक्यूलर की एडेप्टेशन आपको पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव केमिकल और बायोलॉजिकल कैटेलाइसिस इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एंजाइम की रिमार्केबल प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे कि कैटेलाइटिक पावर है, स्पेसिफिसिटी और रेगुलेशन है, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन है, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन दे रखी है, फिशर लॉक दे रखा है आपको, और साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है। इसमें तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इसमें तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूनिट अच्छे से कवर करके जानी है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ओरिएंटेशन और स्टेरिक इफेक्ट थोड़ा कम आता है। एसिड बेस कैटालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट कैटालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन और डिस्टोर्शन भी है, ये भी थोड़ा सा कम आ जाता है यहाँ से। काइमोट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिट मतलब थोड़ी दिखने में ऐसे लग रही है कि हार्ड है, लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे तो ये यूनिट है, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें अगर आपको फिशर लॉक पढ़ लिया आपने, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया आपने, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और मॉलिक्यूलर एडेप्टेशन है, ये बहुत ही छोटे छोटे आपके पोर्शन है, तो ये आपकी सेकंड यूनिट है जिसे आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर इसमें बात की जाए जैसे कि ये कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन पूछा जा सकता है इसमें से, और तो इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, और आप अपने हिसाब से देख लेना। आप या तो आप एंजाइम वाला पोर्शन करके चले जाओ मेरे अकॉर्डिंग, या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आप करके चले जाओ, आपकी यूनिट सेकंड है ये जी हो जाएगी। थर्ड यूनिट की अगर बात की जाए, थर्ड यूनिट के अंदर भी आपके दो पोर्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है को एंजाइम केमिस्ट्री और एक दे रखा है आपका एंजाइम मॉडल। ठीक है, अगर आप बात करें कौन सा आप पढ़ के जाओ, तो आप एंजाइम मॉडल आप पढ़ो, या दो पोर्शन है, दो पोर्शन में से एंजाइम मॉडल आप पढ़ो, आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट का नाम आ रहा, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इजीली हो जाएगा। एंजाइम मॉडल्स में आपको देखो कौन कौन से पढ़ के जाने हैं, जैसे कि आप होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री पढ़ सकते हो यहाँ से, क्राउन ईथर जैसे कि एमएससी प्रीवियस में आपने पढ़े हुए हैं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन भी आपको पढ़ा हुआ है। ये क्या है, एंजाइम मॉडल्स हैं जिसके बारे में आइनोफोर्स हैं, सिंथेटिक एंजाइम, सिन एंजाइम क्या होता है, मोलिकुलर एसिमेट्री क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है मतलब कि आपके थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, ये इजी यूनिट है, हो जाएगी। अगर को एंजाइम केमिस्ट्री से आप पढ़ के जाओगे तो को एंजाइम केमिस्ट्री से में आप क्या करना, को फैक्टर पढ़ जाना, को एंजाइम पढ़ जाना, प्रोस्थेटिक, एपो एंजाइम, स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ को एंजाइम ए, ये पढ़ जाना। और ये थोड़े बहुत दे रखे हैं NAD, NADP, FMN, FAD, लिपोइक एसिड, ये भी इजी यूनिट है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर का क्या होता है कि आप कितना भी आप ये याद कर लो, अगर आपकी वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं है तो आप जब वहाँ जाकर क्या करोगे, गड़बड़ करोगे। इससे अच्छा आप क्या करो, थ्योरी वाला पोर्शन आप कर लो तो थोड़ा इजी रहेगा, और बाकी आपकी चॉइस है कि आप थ्योरी करते हो या स्ट्रक्चर करते हो, वो आप देख लेना। अगर आपको स्ट्रक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको, तो आप को एंजाइम केमिस्ट्री पढ़ के जाना। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा डायग्राम, थोड़ी रिएक्शन, इस तरह से मेरे को क्वेश्चन करना है, तो आप एंजाइम मॉडल करके जाना। और एक चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि चलो लास्ट में बताऊँगी, ठीक है, ये आपकी यूनिट थर्ड है जो आपकी हो जाएगी। अब बात की जाए जैसे कि यूनिट फोर्थ है, तो यूनिट फोर्थ में आपको दे रखा है बायो एनर्जेटिक दे रखा है, स्टैटिकल मैकेनिक्स इन बायोपॉलीमर्स दे रखा है, बायोपॉलीमर इंटरेक्शन दे रखा है आपको। ये आपको 3 पोर्शन दे रखे हैं। अब इस 3 पोर्शन में आप क्या करना, या तो ये 2 पोर्शन करके चले जाना, या फिर ये नीचे से 2 पोर्शन करके चले जाना, तो आपकी क्या होगी, ये यूनिट है ये इजी हो जाएगी। आपको एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं इसमें से किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP, सिंथेटिक ऑफ ATP फ्रॉम ADP आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ से चेन कॉन्फ़िगरेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैलकुलेशन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम जो है वो तो ये मानो कि हर बार ही पूछी जाती है। हाइड्रोजन आयन टाइट्रेशन कर्व है वो भी हर बार पूछा जाता है यहाँ से। और इसके अंदर कौन सा पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब आता नहीं है, कभी भी नहीं आया हुआ, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन ये क्वेश्चन पूछा है। और हाइड्रोफोबिक पोस्ट डिस्पर्जन फोर्स ये भी पूछे हैं। तो ये मानो कि ये यूनिट भी पूरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप ये पढ़ते जाते हो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक, एंडरगोनिक, तो ये मानो कि बस इतना ही है।
ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 लाइन सबके बारे में दे रखी है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन आयन टाइट्रेशन कर्व है, प्रोटीन फोल्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन दे रखा है, हाइड्रोफोबिक पोर्स है इसके अंदर, चेन कॉन्फिगरेशन है इसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी है। तो ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बाकी ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए जैसे कि यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 आपकी दे रखी है थर्मोडाइनेमिक ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन। थर्मोडाइनेमिक ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और बायोपॉलीमर एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट। ये बायोपॉलीमर और देयर मॉलिक्यूलर वेट ये एमएससी प्रीवियस में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर इस यूनिट की बात की जाए तो इस यूनिट में ये ऊपर के जो 2 पोर्शन है, अगर आप ये करके चले जाते हो तो ईजी है। इसके अंदर क्या होगा, नीचे वाले पोर्शन के अंदर क्या है, डेरिवेशन, हर चीज़ के अंदर डेरिवेशन है, जैसे कि सेडिमेंटेशन, इक्विलिब्रियम है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर बार ही पूछा जाता है, सीधा का सीधा 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और हर बार ही पूछा जाता है और इतनी लंबी चौड़ी इसमें डेरिवेशन दे रखी है। तो इससे अच्छा है कि आप 15 नंबर का एक क्वेश्चन करो या फिर आप 5 के क्वेश्चन करो। तो किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये वाला जो पैटर्न है इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट नोट आता है 5 का, या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम का। तो आप करना कि अगर आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये 5 ये वाला पैटर्न हमेशा चूज करना। आप ये वाला पैटर्न चूज मत करना क्योंकि इसमें बहुत मतलब नंबर काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 5 वाले में नंबर जो है वो बिल्कुल नहीं काटे जा सकते इतने, ये पैटर्न थोड़ा ठीक रहता है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो थर्मोडाइनमिक और बायोपॉलीमर सॉल्यूशन है, ये यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्मोडाइनमिक और बायोपॉलीमर सॉल्यूशन बताओ। और मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम नहीं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एनर्जी जनरेशन इन मैकेनोकेमिकल सिस्टम, ये डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से आपको। इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट पूछा जाता है डायरेक्ट। नर्व कंडक्शन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है। अगर इसमें बात की जाए जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक और बायोपॉलीमर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, एक ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन, एक ये स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन इरिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये 4 क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको करके ही जाना है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स और बायोपॉलीमर सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ी डेरिवेशन है तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप करोगे तो ये आपकी ईजी यूनिट हो जाएगी। इसमें अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि विस्कोसिटी है हो गई या आपकी डिफ्यूज़न हो गया, सेंडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेंडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेंडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम और वेलोसिटी, ये जो है ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 15 नंबर का एक डायरेक्ट ही पूछा जाएगा यहाँ से आपको। तो इससे अच्छा है कि आप ऊपर वाला जो पोर्शन है वो करके चले जाना, आपका ईजी रहेगा। और डिफ्यूज़न, विस्कोसिटी और ये वेलोसिटी वाला ये आपका एमएससी प्रीवियस में आपने पढ़ भी रखा है। अगर भी पेपर के बारे में जैसे कि मैंने ये पूरी यूनिट आपके साथ डिस्कस कर दी, अब मैं ये बताऊंगी जैसा कि मैं हर पेपर में आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप किस तरीके से आप करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप 1st यूनिट करके जाओ, 4th यूनिट करके जाओ और 5th यूनिट करके जाओ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। मतलब ये यूनिट करके जाओ, आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से ईजिली हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन होते ही आपको पता है पेपर अच्छा हो जाता है। फिर यूनिट 3 की बात, फिर यूनिट 2 करना, लास्ट में यूनिट 3 करना। और अपने हिसाब से देख लेना, किसी को अगर स्ट्रक्चर वगैरह इजी लगते हैं, लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है कि 1st यूनिट बहुत ज़्यादा इजी है, 4th यूनिट भी बहुत ज़्यादा इजी है। 5th यूनिट में आप क्या करना, ऊपर वाले 2 पोर्शन है वो करके जाओ, नीचे का पोर्शन का मैं नहीं कह रही, ऊपर के 2 पोर्शन करके जाओ, आपकी 5th यूनिट एक ईजी हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर 2 क्वेश्चन देगा, 2 में से आपको एक ही करना है, तो क्यों ना 2 पढ़े, इससे अच्छा है कि एक पोर्शन पढ़े, एक पोर्शन पढ़ के एक क्वेश्चन कर दे, ईजी मतलब अच्छा रहेगा। ऐसे यूनिट 3 है, ऐसे यूनिट आपकी 2nd है। तो ये आपका पेपर था बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोफिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि एमएससी फाइनल ईयर का है ये पेपर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, जितने भी अपने क्लासमेट है सभी के साथ ये शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने अभी भी स्टार्ट ही किया है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बाय चांस तो उसके लिए सॉरी। एंड थैंक यू एवरीवन।